नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूँ आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबर शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। रामलला के दरबार में क्यों पहुंची सरकार, 1989 की 9 नंबर से है नाता। हाथ में तलवार लेकर पाकिस्तान की ओर देख रहे शिवाजी महाराज, जम्मू कश्मीर पहुंचे एकनाथ शिंदे ने क्यों कहा ऐसा। पीएम मोदी के बाद सीएम शिवराज ने नीतीश के सेक्स ज्ञान पर साधा निशाना, मांगा इस्तीफा। एजेंसियों की पड़ताल में आईएसआईएस के पुणे मॉड्यूल की करतूतों का भांडाफोड़। दिवाली से पहले मिला आशियाना इन लोगों की लगी लॉटरी, आज 1306 फ्लैट का निकलेगा ड्रॉ। अब खबरें विस्तार से। श्री रामचरितमानस की एक चौपाई है, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोन रूप अवसी नरक अधिकारी, जिसका हवाला देकर कांग्रेस को घेरने वाली बीजेपी रामराज लाने की दिशा में काम करने का दावा करती है। इस बीच आज योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट के साथ रामलला की शरण पहुंचे। ऐसा करके बीजेपी क्या संदेश देना चाहती है, आइए आपको बताते हैं। अयोध्या में दीपोत्सव से पहले बड़ा आयोजन होने जा रहा है। अयोध्या में आज कैबिनेट की बैठक है। सीएम योगी आदित्यनाथ की पूरी कैबिनेट आज रामलला के दर्शन करेगी। इस महत्वपूर्ण बैठक के दौरान धार्मिकता से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। अयोध्या में पहली बार कैबिनेट बैठक का आयोजन कर सरकार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे को भी धार देगी। केंद्र की मोदी सरकार से लेकर यूपी की योगी सरकार अयोध्या को दुनिया की सबसे बेहतरीन नगरी बनाने में जुटी है। ऐसे में आज की तारीख इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज होने जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में प्रदेश सरकार की कैबिनेट पहली बार रामलला के चरणों में हो रही है। 9 नवंबर की तारीख का चयन क्यों? तो इसलिए 9 नवंबर की तारीख एक बार ऐतिहासिक होने जा रही है। सीएम योगी ने कैबिनेट मीटिंग के लिए जगह अयोध्या जी और तारीख 9 नवंबर ही क्यों चुनी, आइए बताते हैं। दरअसल ये तारीख इसलिए चुनी गई है क्योंकि 9 नवंबर 1989 को राम मंदिर का पहला शिलान्यास हुआ था। वही 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद राम मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त हुआ था। ऐसे में 2023 में भी 9 नवंबर की ऐतिहासिक तारीख बनाने की मुहर में सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 11 बजे अयोध्या स्थित रामकथा पार्क पहुंचे थे। सीएम योगी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल के सभी सदस्य हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद श्री राम जन्मभूमि परिसर का पूजन, श्री रामलला विराजमान मंदिर में दर्शन एवं पूजन होगा। मुख्यमंत्री के साथ सरकार के मंत्री दीपोत्सव की तैयारियों का भी जायजा लेंगे। आपको बताते चले कि यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पहले भी एक ऐसी बैठक करके जनता को स्पष्ट संकेत दे चुकी है। उदाहरण के लिए 2019 में कुंभ मेले के दौरान प्रयागराज में भी मंत्री परिषद की बैठक की गई थी। प्रयागराज में 2019 में आयोजित कैबिनेट बैठक में मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी गई थी। उसी तरह अयोध्या में होने वाली कैबिनेट बैठक में रामनगरी और उसके आसपास के इलाकों को सौगात मिल सकती है। दरअसल विभिन्न विभागों ने कैबिनेट के लिए प्रस्ताव भेजे थे। इस बैठक में पर्यटन से संबंधित विभागों के 6 प्रस्ताव रखे जाएंगे। अन्य और भी प्रस्ताव है जिन पर कैबिनेट अपनी मोहर लगाएगी। भगवान राम की नगरी अयोध्या का कण कण पावन है। कलयुग के देवता हनुमान जी महाराज स्वयं यहाँ अपनी गढ़ी में विराजमान है। इस भूमिका के बीच अयोध्या में 9 नवंबर की तारीख इतिहास के सुनहरे अक्षरों में दर्ज होने जा रही है। कश्मीर के कुपवाड़ा में भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा के पास छत्रपति शिवाजी महाराज की एक घुड़सवारी वाली प्रतिमा स्थापित की गई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सीमा पर महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को यहां कुपवाड़ा जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा का अनावरण किया।
मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी की इस प्रतिमा को उत्तरी कश्मीर जिले में सेना के 41 राष्ट्रीय राइफल्स मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट में स्थापित किया गया है। इस अवसर पर एक पुजारी की ओर से विशेष पूजा भी की गई। यह जिला पाकिस्तान से लगा है। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के पास स्थापित छत्रपति शिवाजी महाराज की अश्वारोही प्रतिमा देश की रक्षा करने वाले सैनिकों को प्रेरित और ऊर्जावान बनाएगी। छत्रपति की यह प्रतिमा सैनिकों को हमेशा अपने दुश्मनों की छाती पर देश का तिरंगा झंडा फहराने के लिए प्रेरित करती रहेगी। इस दौरान कश्मीर घाटी में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयकारे गूंज उठे। सीएम एकनाथ शिंदे ने विश्वास जताया कि आज कुपवाड़ा में उनका मनोबल बढ़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि हमने पुणेकर संस्था 41 राष्ट्रीय राइफल मराठा बटालियन के माध्यम से कुपवाड़ा में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा स्थापित की है। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, महाराष्ट्र राज्य योजना बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, वी पुणेकर संस्था के ट्रस्टी अभय सिंह शिरोले, हेमंत जाधव और अन्य गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज की जयकारे से की। मुख्यमंत्री ने अपील की कि यह हुंकार सामने पर्वत श्रृंखला के उस पार पाकिस्तान तक पहुंचनी चाहिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि अश्वारोही प्रतिमा पर छत्रपति शिवाजी महाराज पाकिस्तान की ओर देख रहे हैं। उनके हाथों में तलवार है। चूंकि महाराज यहाँ है, इसलिए शत्रु यहाँ पैर रखने का साहस नहीं करेगा। इस मूर्ति को देखने के बाद आतंकवादी भी कश्मीर में घुसने की हिम्मत नहीं करेंगे। सीएम ने कहा कि जिस स्थान पर यह प्रतिमा स्थापित है, वहाँ कुछ दिन पहले एक बड़ा गड्ढा था। फिर जवानों ने करीब 1800 ट्रक मिट्टी भरकर वहाँ प्रतिमा के लिए मजबूत नींव बनाई। इसका जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने मराठा बटालियन के जवानों की सराहना की। इस मौके पर उन्होंने सतारा के मेजर संतोष महादिक को सलाम करते हुए उनके बलिदान को याद किया। छत्रपति शिवाजी महाराज की राज्याभिषेक को 350 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर राज्य सरकार और सांस्कृतिक विभाग ने अलग अलग गतिविधियां आयोजित की। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इस काल में कुपवाड़ा में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की गई है। यहाँ एक स्मारक बनाया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार इसके लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाघ नख को भारत लाने के लिए समझौता किया गया है और यह गर्व की बात है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वाघ नख को राज्य में लाने के बाद उसे अलग अलग स्थानों पर दर्शन के लिए रखा जाएगा। पीएम मोदी के फैसले की तारीफ हुई। सीएम ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने का ऐतिहासिक फैसला लिया। इसके बाद कश्मीर के विकास का एक नया अध्याय शुरू हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में उपराज्यपाल सिन्हा ने पिछले महीने कश्मीर में G20 सम्मेलन किया था। मुख्यमंत्री इस दौरान शिंदे ने कहा कि कुपवाड़ा का स्मारक जम्मू कश्मीर आने वाले देशों के लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा। हम सभी के प्रेरणा स्रोत छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की गई है। उन्होंने भरोसा जताया कि यह स्मारक महाराष्ट्र और कश्मीर के बीच संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि आज कुपवाड़ा में एक नई परंपरा शुरू हुई है और अब से हर साल 7 नवंबर को कुपवाड़ा में शिवाजी महाराज पर्व मनाया जाएगा। उपराज्यपाल सिन्हा ने जवानों से कहा कि खुद पर विश्वास रखें, मैं हमेशा आपके साथ। शिवाजी महाराज का शूरवीर वाला संदेश मराठी में पढ़ा गया। सिन्हा ने अलग अलग इतिहासकारों और कवियों की ओर से लिखी गई छत्रपति शिवाजी महाराज की वीर गाथाओं को प्रकाश में लाया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सेक्स ज्ञान पर दिए गए विवादित बयान पर पीएम मोदी के बाद सीएम शिवराज ने भी निशाना साधा है। शिवराज सिंह बोले, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं, साथ ही उनसे इस्तीफा तक देने की मांग कर दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिए गए विवादित बयान की पूरे देश में निंदा हो रही है। विपक्ष उन पर लगातार हमलावर है। पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने उनसे इस्तीफे की मांग कर दी है। जहां एमपी में जनसभा करते हुए पीएम मोदी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए शर्म आने की बात कही थी, वहीं उन पर प्रदेश मुखिया शिवराज सिंह चौहान भी हमलावर हो गए। दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा भवन में सेक्स ज्ञान पर विवादित बयान दे दिया था। इसके बाद उनकी निंदा हो रही थी। एमपी में जनसभा
के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन पर निशाना साधा है। साथ ही उन्हें अपने पद से हट जाने की भी बात कह दी है। जनसभा में सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं। चौहान ने इतने पर ही नहीं चौहान रुके, उन्होंने आगे कहा कि बहन बेटियों को जो इस तरह से बेइज्जत करने वाले व्यक्ति मुख्यमंत्री रहने के लायक नहीं है, उन्हें पद छोड़ देना चाहिए। माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। इसके साथ इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधा। बोले कांग्रेस का जिनमें गठबंधन है। नीतीश कुमार विधानसभा में मेरी बहनों के बारे में कितनी टिप्पणी की, अमर्यादित अश्लील जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज तक कांग्रेस ने नीतीश की टिप्पणियों का विरोध नहीं किया। सीएम ने नीतीश कुमार के लिए कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने मां, बहन और बेटियों के बारे में अमर्यादित टिप्पणियां करे, उसको मुख्यमंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है, किसी भी कीमत पर नहीं। सीएम बोले कि इंडिया गठबंधन का कोई नेता या कांग्रेस इस पर नीतीश के बयान का कोई विरोध नहीं कर रही है। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, दलदल है। अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, ये देश को तबाह कर देंगे। सीएम शिवराज ने प्रियंका गांधी के वनवास वाले बयान पर कसा तंज। प्रियंका जी ने तो इतिहास ही गलत बता दिया। कहा भगवान राम को 13 वर्ष का वनवास हुआ था। भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि वनवास 14 वर्ष का हुआ था। इसके साथ ही बोले कि पहले भगवान राम का विरोध करते थे, अब राम की नाम की दुशाला चुनाव के कारण ओढ़ रहे हैं। अभी से हार का ठीकरा फोड़ने लगे। कांग्रेस ने दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह के ऊपर निशाना साधते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दिग्विजय सिंह हार का ठीकरा अभी से ईवीएम पर फोड़ना शुरू कर दिया है। कमलनाथ मध्य प्रदेश का अपमान करते हैं, कभी इसे मदिरा प्रदेश कहने लगते हैं, कभी इसे चौपट प्रदेश कहने लगते हैं। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश का अपमान है, प्रदेश की 950 करोड़ जनता का अपमान है। यूपीएटीएस ने आईएसआईएस से जुड़े 2 आतंकियों को अलीगढ़ से दबोचा था। अब्दुल्ला अरसलान और माज बिन तारिक आईएसआईएस के पुणे मॉड्यूल से जुड़े थे, जो एनआईए और स्पेशल सेल द्वारा गिरफ्तार शाहनवाज और रिजवान के साथ केमिकल अटैक की प्लानिंग कर रहे थे। पुणे मॉड्यूल की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। देश में आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने की तैयारी है। एक्शन प्लान बन चुका है। पुलिस और खुफिया एजेंसियों की रेड में दुश्मनों के साथ देश के गद्दारों का भी पता चल रहा है। इस कड़ी में पुणे आईएस आतंकी मॉड्यूल मामले की जांच कर रही है। एनआईए की चार्जशीट में कई अहम बातें सामने आई है। एनआईए ने चार्जशीट में यह भी बताया कि आरोपियों ने बम बनाने की ट्रेनिंग में यह भी सिखाया कि कैसे सल्फ्यूरिक एसिड, एसीटोन, हाइड्रोजन पाइक्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाए, फिर उसे इस्तेमाल करते समय 0 से 10 डिग्री तक तापमान रखा जाए और डेटोनेटर के लिए बल्ब या फिर माचिस की तीली के पाउडर का इस्तेमाल किया जाए। यूपीएटीएस के गिरफ्त में आए इसी आतंकी मॉड्यूल ने 3 आतंकियों के पास केमिकल बम बनाने का वीडियो और इससे संबंधित कुछ डेटा भी मिला है। अलीगढ़ से गिरफ्तार अब्दुल्ला अरसलान एएमयू से पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक है। सूत्रों के मुताबिक अरसलान बम का परीक्षण भी कर चुका था। यूपीएटीएस के सूत्रों के अनुसार उसी ने इन वीडियोस को बाकी आतंकवादियों को भेजा था। आपको बताते चले कि अब्दुल्ला अरसलान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू से पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक कर चुका है। वह पढ़ाई के दौरान आईएसआईएस के हैंडलर्स ने अब्दुल्ला अरसान को बाज मीन तारिक का पुणे मॉड्यूल से परिचित कराया था। गौरतलब है कि अलीगढ़ से पकड़े गए दोनों संदिग्धों अब्दुल अरसान और माज बिन तारिक से यूपी एटीएस के साथ साथ महाराष्ट्र एटीएस और राजस्थान पुलिस भी पूछताछ करेगी। ड्रॉ के जरिए 9 भवन किसानों को, 8 भवन कारोबारियों को और 3 कमर्शियल के लिए और 2 भवन दिव्यांगों को आवंटित किए गए। बाकी बचे भवन जनरल कैटेगरी के आवेदनों के लिए आवंटित किए गए। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सिंगल स्टोरी भवन और फ्लैट की स्कीम का ड्रॉ बुधवार से शुरू हो गया है। अथॉरिटी की तरफ से पहले दिन 77 सिंगल स्टोरी भवन के ड्रॉ निकाले गए। इन भवनों के लिए करीब 2022 लोगों ने आवेदन किया था। आवेदकों के नाम की पर्ची स्कूली बच्चों से निकलवाई गई। दिवाली से पहले आवेदक के नाम का ड्रॉ निकलने पर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अथॉरिटी की तरफ से ड्रॉ प्रक्रिया का फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव टेलीकास्ट किया गया। ड्रॉ में जिन आवेदकों का फ्लैट निकला है उनसे प्राधिकरण को 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की आमदनी होगी। दूसरे दिन यानी गुरुवार को सुबह 11 बजे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के 1306 फ्लैट और 189 बिल्ट अप
फ्लैट का ड्रॉ प्रोसेस होगा। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने 10 जुलाई को 120 वर्ग मीटर 77 सिंगल स्टोरी भवन, 1306 फ्लैट और 189 बिल्डअप फ्लैट की स्कीम शुरू की थी। इसके तहत 17 जुलाई से 31 अगस्त तक आवेदन करना था। इनका आवंटन 2 चरणों में किया जाने वाला है। पहले केस में 77 सिंगल स्टोरी के बाद दूसरे चरण में मल्टी स्टोरी फ्लैट का आवंटन किया जाएगा। ड्रॉ के जरिए 9 भवन किसानों को, 8 भवन कारोबारियों को और 3 भवन कमर्शियल के लिए और 2 भवन दिव्यांगों को आवंटित किए जाएंगे। बाकी बचे भवन जनरल कैटेगरी के आवेदकों के लिए आवंटित किए जाएंगे। योजना में आवंटित भवनों के लिए सफल आवेदकों को 15 दिन के अंदर 50% पैसा जमा करना होगा। बाकी पैसा 36 महीनों की आसान किश्तों में जमा करना होगा। इस योजना के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सस्ता घर मिलने में मदद होगी। खबरों में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।